नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला वीडियो था इसके अंदर हमने अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य प्रशासन था उसके बारे में हमने जाना। और आज जो हम अध्ययन करेंगे दोस्तों वो है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यदि अभी तक आपने पुराने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है, कृपया जो पुराने वीडियो हैं आप उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और यदि आप अभी तक नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला बटन पहले दबा दें। तो शुरुआत करते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका विवरण किससे मिलता है? बर्नी की तारीख फिरोज शाही से मिलता है, अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह से मिलता है, इस्लामी के फतेह उस सलातीन से मिलता है, इब्न बतूता के रहला से मिलता है और शेख नसीरुद्दीन के ख्वारुल मजलिस से मिलता है। तो इतने जो ग्रंथ हैं इनके अंदर से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों को ध्यान रखना। और विशेष तौर पर बर्नी की जो तारीख फिरोज शाही है इसके अंदर पूरा विस्तार से दे रखा है। इसके बाद में बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है। बर्नी, बाजार का उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करना था, बर्नी यह कहता है। और अमीर खुसरो के अनुसार आम जनता को राहत देना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मोरलैंड के अनुसार दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही बाजार नियंत्रण बाजार था वो रहा था। ये मोरलैंड ने कहा है कि जो बाजार की व्यवस्था थी वो दिल्ली के आसपास ही इन्होंने लागू की थी। अब आता है एक पद जिसका नाम है शाहना ए मंडी। तो शाहना ए मंडी क्या होता है दोस्तों? यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रत्येक व्यापारी को पंजीकरण करवाना आवश्यक था और वस्तुओं की जो दरें थी इनकी तालिका थी। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर नज़र रखता था कौन? शाहना ए मंडी। तो शाहना ए मंडी नाम का अधिकारी था। इसको क्या क्या कार्य दिए गए थे ये इसके अंदर बताया। शाहना ए मंडी की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली का एक अधिकारी है। इसके बाद में मलिक काबुल आता है, शाहना मंडी का अध्यक्ष था। तो शाहना मंडी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मलिक काबुल को बनाया गया था। भू राजस्व 50% तक लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था लागू की थी, लेकिन यह व्यवस्था अकाल के समय ही लागू की थी। दीवानी रियासत नाम के एक पद का सर्जन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाजार की देखभाल के लिए एक प्रमुख था जिसका नाम था याकूब। अब है बरीद मुनिहान। तो बरीद मुनिहान गुप्तसर था और सराय ए अदल यह न्याय के लिए था। अच्छा, दीवानी रियासत विभाग की जो स्थापना है दोस्तों ये ध्यान रखना, जितना भी भू राजस्व बकाया रह गया था उनकी वसूली करने के लिए दीवानी रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। बाजार का संगठन। तो बाजार का संगठन क्या रहा था? अनाज मंडी जिसको गल्ला बाजार कहते हैं, सराय अदल, इसके बाद में घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार आ गया। एक चौथा बाजार था जो सामान्य बाजार था। अनाज मंडी, गल्ला बक्स, इसके संबंधित कितने नियम थे? 8 नियम। तो पहला नियम किससे संबंधित था? भाव को निर्धारित करने से संबंधित इसके अंदर तालिकाएं दे रखी थी। दूसरा नियम शाहना के अध्यक्ष की नियुक्ति थी। तीसरे गोदामों में अनाज की व्यवस्था थी। चौथा गल्ला से संबंधित था। पांचवें में मुनाफाखोरी से थी। और छठा जो था दुआ पर नियंत्रण था। सातवां गुप्तचर अधिकारी और आठवां राशनिंग की व्यवस्था, अनाज की राशनिंग वगैरह थी। तो ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है, इनका नियम पूछा जाता है किस नियम में क्या चीज़ बता रखी है। तो ये नियम आप ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं नेट के एग्जाम में। आगे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बदायूं द्वार के भीतर हरा महल के पास सराय ए अदल नामक स्थान की स्थापना की थी। सराय ए अदल ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना की गई थी। परवाना नवीस किसको कहते हैं? परवाना नवीस मुख्य कार्य परमिट प्रदान करना था। परवाना नवीस का कार्य क्या था? परमिट प्रदान करना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ गुप्तचर व्यवस्था का प्रयोग भी किया था। कर्मचारियों पर भी इसने गुप्तचर लगा दिए थे। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी अमीर वर्ग से जो भूमि है वो जब्त करके खालसा भूमि में रूपांतरित करना। दिल्ली में शराबबंदी, अमीरों द्वारा समारोहों पर, उत्सव पर रोक लगाना और गुप्तचर प्रणाली का मजबूती से इसने लागू की थी। तो ये 4 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसने चालू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काजी मुहुसिद्दीन से कहा था कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। तो ये कोटेशन पूछी जाती है, किससे को किसने कहा।
बर्नी ने लिखा है, एक बुद्धिमान वजीर के बिना शासन चलाना संभव नहीं है। अब आगे इसका भू राजस्व है। तो भू राजस्व के अंदर देखिए, इनाम, वक्फ, मिल्क और इदारत के रूप में भूमियों को जब्त करके खालसा भूमि में बना दी गई थी। ये सारी भूमियाँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर हड़प ली गई थी और इनको राज्य के अंदर, खालसा भूमि के अंदर मिला दिया गया था। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब है वक्फ। वक्फ क्या है? वक्फ के रूप में धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि अनुमान में दी गई थी, इनको क्या कहते हैं? वक्फ। तो वक्फ भूमि भी इन्होंने वापस ले ली थी। मिल्क भूमि, ऐबक और इल्तुतमिश ने तुर्की सैनिकों को जो वेतन के बदले भूमि दी थी, उनको क्या कहते थे? मिल्क। तो मिल्क भूमि भी ले ली थी। इदरात भूमि कौन सी थी? पेंशन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको इदरात भूमि कहते थे। मसाहत, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप मध्यकालीन में, मसाहत किसका नाम है? भूमि के माप जो किसने चालू किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया है। अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया था। भू राजस्व सुधार हेतु दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। दीवाने रियासत वो गलत बता दिया था, मंडी से संबंधित था। दीवाने मुस्तक राज, तो दीवाने मुस्तक राज जो बकाया भू राजस्व था, तो इसको वसूला जाता था। और दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने। केंद्रीय मंत्री की तरह था और राजस्व अधिकारी के पास में इसकी जांच होती थी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दीवानी रियासत का बताया था। दीवानी रियासत जो था ये शाहनाए मंडी से संबंधित था, ये बाजार से संबंधित अधिकारी था। और दीवानी मुस्तक राज जो है ये बकाया राशि वसूलने वाला है। थोड़ा सा गलतफहमी मैंने आपको बता दिया था, इसके लिए दोस्तों खेद रहेगा। वापस आपको रिपीट करके देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने खुद मुकद्दम और चौधरी से उसके विशेष अधिकार छीन लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी एक तो भूमियाँ थी जो वतन जागीर ये दी जाती थी, मिल्क जागीर इस तरह से, तो मिल्क भूमि सारी इन्होंने राज्य के अंदर, खालसा भूमि के अंदर मिला दी थी। और खूब मुकद्दम चौधरी जो कि ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होते थे, चौधरी नाम का, जो राजस्व वसूली करता था, उन सभी से उनके विशेष अधिकार छीन लिए। और इनका कार्य भू राजस्व खुद के अमीर खुसरो को जमींदार कहा था। और मुकद्दम अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रथम व्यक्ति। इन सबसे विशेष अधिकार इनके भू राजस्व वसूलना था ग्राम में, तो इनसे अधिकार छीन लिए थे इनके। अलाउद्दीन खिलजी ने चौधरी के स्थान पर आमिल एक गुमास्ता नामक अधिकारी की नियुक्ति की। आमिल का मतलब ये कर व्यक्ति एकत्रित करेगा और गुमास्ता क्या करेगा? प्रतिनिधि। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की 50% तक वसूल किया था। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 50% की राशि जो आधा भाग था वो भू राजस्व के रूप में लिया गया था। एक आपको ध्यान रखना है, सरफ कायनी नायाब द्वारा यह राशि निर्धारित की गई थी। अलाउद्दीन ने घरी कर, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, घरी कर व चरी कर भी लगा दिया था। ये दोनों ही कर अलाउद्दीन खिलजी के समय लगाए गए थे। चरी कर क्या है? दूध देने वाले वस्तुओं पर जो था कर लगाया गया उसको क्या कहते हैं? चरी कर। और इसी प्रकार से घरी कर लगाया गया था एक, जो कि इस पर था आपके रहट यंत्रों पर। अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम व्यापारी पर वस्तुओं का 5% और हिंदुओं पर 10% का शुल्क वसूला करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खमस की राशि को पलट दिया था। खम्स की राशि क्या थी ये अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लिखा हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बता देता हूँ। इस तरह से था। तो खम्स की राशि जो थी कि आपको पता है कि 25% वो रखते थे सुल्तान और 75% सैनिक रखते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया था। ये थोड़ा सा आप देख लेना। सैनिक अभियान है नौ मुसलमानों का विद्रोह, आकत खान का, मंगू खान का और हाजी मौला का। सिद्दी मौला का विद्रोह किसके टाइम में हुआ था ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों। सिद्दी मौला का विद्रोह जो हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। और जो हाजी मौला का विद्रोह है वो इसके समय होता है। अभियान किया था। अभियान कैसे? उत्तर के अंदर, दक्षिण के अंदर। उत्तर में 6 राज्यों का विलय, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना और जालौर। दक्षिण के अंदर मलिक काफूर के रूप किया था। देखिए गुजरात के अंदर 1299 कर्ण बघेल था, मंत्री कौन था?
महादेव। रणथंभौर में 1301 में हमीरदेव चौहान। चित्तौड़गढ़ में 1303 में रावल रतन सिंह इसकी पत्नी पद्मावती के लिए। मालवा में 1305 में मालाक देव। सिवाना में 1308 में शीतल चौहान, वीर सातल और शीतल दे सोनगरा। जालोर में 1311 में कानड़ दे चौहान। तो इस तरह से ये था, 6 ये थे। और दक्षिण के अंदर जो अभियान किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? मलिक काफूर के द्वारा। तो दक्षिण के अंदर धन की लूट ली गई थी और दक्षिणी राज्यों को अपने अधीन रखना था। अपने राज्य के अंदर नहीं मिलाया, अपने अधीन रखा था। 4 राज्य थे दक्षिण में, देवगिरी जिसके रामचंद्र देव था, और काकतीय वंश जहाँ पर वारंगल के अंदर था 1309 और 1310 के अंदर किया गया। होयसल वंश में 1311 में, पांड्य वंश में 1311 में, 1307 और 8 में देवगिरी के अंदर प्रताप रुद्र देव यहाँ पर काकतीय में था, वल्लभदेव तृतीय यहाँ होयसल में था। कोहिनूर हीरा किससे लिया था? प्रताप रुद्र देव से लिया था, वारंगल से, ये ध्यान रखना। पांड्य वंश के अंदर सुंदर पांडे और वीर पांडे नाम के 2 व्यक्ति लड़ रहे थे उत्तराधिकारी के लिए। दक्षिण का अभियान पूरा मैं पलटा देता हूँ। मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया पहला अभियान देवगिरी में 1307 और 1308 में। अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। प्रथम मुस्लिम सेनापति भी था। और देवगिरी सर्वप्रथम मलिक काफूर ने आक्रमण किया। देवगिरी महाराष्ट्र के दौलताबाद के अंदर नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर के समय यहाँ का शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने गुजरात के शासक करण को शरण दी थी, यही कारण माना जाता है कि यहाँ पर आक्रमण करना पड़ा। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राय रायन की उपाधि दी। ये बहुत बार पूछा जाता है, रह से रह मिला दो, रामचंद्र देव राय रायन बस। काकतीय या वारंगल वंश 1309 के अंदर तेलंगाना इसकी राजधानी थी वारंगल। और प्रताप शासक यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश का शासक था। इसने मलिक काफूर से संधि कर ली और अपनी सोने की मूर्ति बनाई और उसके गले के अंदर चैन की जंजीर भिजवा दी। वारंगल अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, कौन से अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है? तो वारंगल में वह आपको याद रह जाएगा। और वह क्या है? एक हीरे आकार का गोल ही है, तो ये ध्यान रखना। काकतीय वंश देख लेना। होयसल वंश को द्वार समुद्र भी कहते हैं। 1311 के अंदर होयसल दक्षिण की राजधानी इसकी द्वार समुद्र थी। मलिक काफूर आक्रमण किया था और वीर बलाल देव तृतीय यहाँ पर था, इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये थोड़ा सा आप देख लेना। होयसल वंश ये इस तरह से था, ऊपर होयसल था इस तरह से और नीचे ऐसे पांड्य वंश था। अब है पांड्य और मदुरे वंश। मदुरे के अंदर राजधानी इनकी मदुरा थी। 1311 के अंदर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था। सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी। मलिक काफूर ने वीर पांडे को पकड़ने के लिए असफल प्रयास किया। सबसे अधिक सोना यहाँ से प्रयास हुआ। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा एक दक्षिण अभियान असफल रहा? तो कौन सा रहा था? पांड्यों का या मदुरे का अभियान। और किससे सबसे अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था? तो इनसे ही सबसे अधिक मात्रा में सोना प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ अधिकार प्राप्त करने में असफल रहते हैं। मलिक काफूर का अंतिम अभियान देवगिरी के खिलाफ किया गया था 1312 के अंदर। इस समय देवगिरी का जो शासक था वो शंकर देव था। देवगिरी का शासक शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, अतः 1313 में मलिक काफूर ने इसे पराजित करके अधीनता स्वीकार कराई। मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। कितने मंगोल आक्रमण हुए थे? कुल 6 आक्रमण हुए। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 के अंदर हुआ। ट्रांस ओशियाना प्रदेश का था शासक दावा खां। तो यहाँ सेनापति था कादर खां। उलगू खां और जफर खां नाम के 2 जो थे सेनापति लड़ते हैं। कादर खां के नेतृत्व में सेना आई थी। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 के अंदर साल्दी के नेतृत्व में सिंध प्रांत शहबान किले के अंदर जफर खां इसके अंदर युद्ध करता है और जफर खां जीत जाता है, साल्दी खां हार जाता है। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 के अंदर जावा खां का पुत्र कुतलुक ख्वाजा आया था, दिल्ली का घेरा लगाया था और जफर खां वापिस जफर खां और अलाउद्दीन खिलजी जफर खां और अलाउद्दीन खिलजी इसके अंदर जीतते हैं और ये वापिस हार जाते हैं। इसके बाद के अंदर है मंगोल आक्रमण में इस तीसरे मंगोल आक्रमण के जफर खां की मृत्यु हो गई थी, जिसका नेतृत्व कुतलुक ख्वाजा द्वारा किया गया था। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 के अंदर हुआ था तारगी के नेतृत्व में और यह अनिर्णायक हुआ था, वापस लौट गया। यहाँ सेनापति तारगी था, दिल्ली घेरा लगाया था, 2 माह तक रहा लेकिन बाद में वापस लौट गया। चौथा मंगोल आक्रमण सीरी को अपनी राजधानी बना ली थी मंगोल
अलाउद्दीन खिलजी ने, ये ध्यान में रखना। दिल्ली के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के किलों की मरम्मत करवाई गई। दीपालपुर, सामना, मुल्तान की सेनाओं में तैनात कर दी गई। इसके बाद में है 5वां मंगोल आक्रमण 1305 के अंदर, अली बेग और तारताक के नेतृत्व में अंदर मलिक काफूर ने इनका सामना किया था। और छठा मंगोल आक्रमण हुआ था 1306 के अंदर। ये कबल ताई और इकबाल चंदा, ताई और इकबाल चंदा ध्यान में रख लेना, ये छठा आक्रमण हुआ था 1306 के अंदर। मलिक काफूर और मलिक तुगलक ने इन दोनों का सामना किया था। ये आपके हो गए। अलाउद्दीन खिलजी धर्मशास्त्री, उल इस्लाम को संरक्षण दिया था। प्रमुख थे रुकनुद्दीन, असुल्ला कुबाहू इतिहासकार था। अमीर हसन देलवी था, भारत का सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो भारतीय कवि था, दरबारी कवि था। 1311 के अंदर कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे कुशक सीरी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला। श्रीनगर दिल्ली के अंदर एक नगर बसाया। सल्तनत काल का ये दूसरा नगर था। पहला एक किला राय पिथौरा था जो ऐबक ने बसाया था। स्थापत्य शैली अरेबस्क कही जाती है अलाउद्दीन द्वारा जो थी। तेरह सौ तीन के अंदर हजार स्तंभ का 3 मंजिला भवन बनाया जिसे हजार स्तून कहा जाता है। यह भी अलाउद्दीन खिलजी के समय। दिल्ली के अंदर जमियत खाना मस्जिद और हौज खास तालाब नाम का निर्माण करवाया था। बर्नी ने सीरी को नया नगर नाम दिया था, सीरी को राजधानी बनाया था इसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। चौथे मंगोल आक्रमण के दौरान सीरी को अपनी राजधानी बना लिया। तीसरे के अंदर जफर खान की मृत्यु हो जाती है, ये इसे ध्यान में रखना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसके बाद में शासक आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, विशेष बड़े बड़े तौर पर लगभग बताया, आपको कवर करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद में भी यदि कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए चैनल के साथ।